ये लेसन फर्स्ट है 12th क्लास दो ध्रुवता का अंत, और इतना आसानी से कराने वाले कि इसमें एमसीक्यू और लॉन्ग टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं सारे कवर किए जाएंगे। बस आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आप पूरी 12th क्लास हमसे ही पढ़ना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसी के साथ। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है दो ध्रुवता का अंत। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे जो शीत युद्ध है। हर समझिए शीत युद्ध का क्या है, सबसे सरगर्म दौर जो है वो बर्लिन की दीवार खड़ी की है। यानी कि उस समय क्या था, यूं समझ लो जो दो महाशक्तियां थी कौन कौन सी, एक तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, समझ में, दोनों जर्मनी में अपने वर्चस्व को क्या दिखा रही थी। इसी के साथ क्या बर्लिन की दीवार वहां खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कब खड़ी की गई बर्लिन की दीवार। देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। असल में बर्लिन की दीवार जो खड़ी की गई 1961 में की गई है। देखो बर्लिन की दीवार, समझ में नहीं। जर्मनी का जो संकट रहा वो 4 साल रहा था, ठीक है, 1958 से लेके 62 तक। नेक्स्ट नंबर पे ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्यूट आपके एग्जाम में, यानी कि जब आप क्या है 12th पास करके जब एंट्रेंस एग्जाम का आप दे रहे होगे, समझे, तो उस दौरान भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन क्वेश्चनों को भी हम ध्यान देकर चलेंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या थी। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार थी। करीबन करीबन ये कितना 150 किलोमीटर लंबी थी, कितना 150 किलोमीटर। कॉपी पेन लेकर बैठो जिससे कि हर इंपॉर्टेंट चीज को लिख सको, जो मार्क कर रहे हैं उनको लिखो। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है 1989 में पूर्व जर्मनी की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब देखो जर्मनी, देखो यहां पर आप क्या है देख सकते हो, पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये दो हिस्से, जैसे ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, सर में ये जो हिस्सा है, चलो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर आपको दिखना चाहिए। तो वैसे मन पिंक का था बट कोई बात नहीं, रेड से काम चला लेते हैं। ये देखो ये जो है ये इधर का हिस्सा है पश्चिम, ये अमेरिका का हिस्सा है, और ये वाला क्या है, ये यूएसएसआर के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में, ये यूएसएसआर के कंट्रोल में था, और ये अमेरिका के कंट्रोल में था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि इन्होंने जनता ने, आए नहीं है, पूर्वी जर्मनी की जनता ने, यानी उस साइड की जनता, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, आज में इस तरफ की जनता ने इस दीवार को तोड़ दिया। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि भाई ये जो 1989 में पूर्व जर्मनी था, कौन था, पूर्व जर्मनी की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। क्या किया, इस दीवार को गिरा दिया। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है और नाटकीय और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए, इसकी परिणति क्या, दूसरी दुनिया के पतन, किसका, दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन, ऐसी कौन सी घटना है जो ये दर्शाती है कि शीत युद्ध का पतन हो गया था, अरस में नहीं, और दूसरे विश्व युद्ध क्या, वो दूसरी दुनिया खत्म हो गई थी। तो इसका क्या है सबसे बड़ा परिणाम जो है वो क्या निकल के आया, जो बर्लिन की दीवार थी उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, ये दूसरी दुनिया के पतन को यानी यूएसएसआर का क्या कर रही थी, डिसइंटीग्रेशन दिखा रही थी, और नेक्स्ट नंबर शीत युद्ध की समाप्ति को दिखा रही थी। क्लियर। कह रहे दूसरी, कह रहे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुका जर्मनी का अब एकीकरण हो गया था। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, समझ में नहीं है, ये रहा ये हिस्सा देखो, ठीक है, ये हिस्सा जर्मनी दिख रहा है, और इसमें ये जर्मनी क्या है, ये बर्लिन है। यहाँ पर क्या है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 150 किलोमीटर, और ये हिस्सा जो ये दिख रहा है, और इसमें ये हिस्सा इतना क्या है आपका पूर्वी जर्मनी के पास था, और ये इधर वाला हिस्सा आपका जो था वो किसके पास था, अमेरिका के पास था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर, क्यों, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर इसी ने लड़ा था, इसी वजह से सबसे ज्यादा क्या है, इसी की मात क्या है, मतलब इसी की दुर्दशा हुई, इसीलिए जर्मनी क्या है दो हिस्सों में बट गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, दोबारा से क्या है जर्मनी शामिल हो गई। कब हुई, तो 1990 के अंदर जर्मनी का क्या है एकीकरण हो गया। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं दीवार कब तोड़ी गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को, देखो यहाँ लिखा भी है 9 नवंबर 1989। क्लियर हो गया, हर समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे फिर हम वही कलर चेंज करेंगे, कलर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि सोवियत के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर साम्यवादी शासन को बदल डाला। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है कि ये साम्यवादी शासन क्या है। अरे नहीं, तो साम्यवादी शासन समझ लो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो साम्यवाद है। अरे सुनिए, यानी सोशलिज्म है। नेक्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, यानी जितनी भी सरकारी सेवाएं आप लेते हो वो सारा साम्यवाद है। यही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, जैसे कि मान के चलो मेरे पास अगर आप क्या ट्यूशन पढ़ते, समझ में नहीं है, तो बेसिकली है उसकी जो फीस लगती है वो कैपिटलिज्म में आता, पूंजीवाद में। अर्स में, क्योंकि हम जितनी बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे अर्स में उतने ज्यादा स्टूडेंट होंगे, जितना बेकार पढ़ाएंगे उतने हमारे कम स्टूडेंट होंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कैपिटलिज्म में यही तो होता है, कुछ लोग अमीर, बहुत अमीर बन जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, समझ में नहीं है। और जो क्या बोलते हैं सोशलिज्म होते हैं, उसके अंदर क्या अमीर गरीब नहीं होते, सारे इक्वल होते हैं, सरकार जिसको जितनी जरूरत होती है उसको उतना देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप किसको ले लो,
रूस का वो क्या नाम है, इंडिया में ले लो, इंडिया के अंदर जो राशन बट रहा है, देखो किसी के 5 बच्चे हैं तो उसको कितना राशन मिल रहा है, 5 के हिसाब से 25 किलो, और किसी के 2 ही फैमिली है तो उसको 10 किलो मिल रहा है, समझ में? तो ये सरकार नहीं देख रही कि इस बंदे ने क्या 2 ही बच्चे तो पैदा किए हैं, इसने तो देश की आबादी को कम किया। अरे इसने देखो 5 बच्चे पैदा किए, गवर्नमेंट ये नहीं देखती, गवर्नमेंट ये देखती है कि सबको इक्वल माना जाएगा। क्लियर है? पहले व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छा मत सोच लेना कि वो कितनी बढ़िया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए तो खत्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि जब तक आदमी को उसकी मेहनत का फल ना मिले तब तक आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है। शीत युद्ध के अंत के समय, क्या शीत युद्ध के अंत के समय में सोवियत संघ ये सब चुपचाप देखता रहा। इसका कारण क्या है, कोई सैन्य मजबूरी नहीं थी, ऐसा नहीं था अमेरिका ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी थी, ये सब किसकी, आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के कारण हुआ। किसके कारण? आम जनता की सामूहिक दबाव के कारण। अब समझते हैं कि सोवियत संघ का विघटन आए, क्योंकि सोवियत संघ का कब विघटन हो गया, तो 25 दिसंबर 19 क्या बोलते हैं 91 को क्या है, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे आए नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसी के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ कितने देशों में टूटा, तो 15 छोटे छोटे देशों में टूटा। अंत में स्वयं सोवियत संघ का भी क्या हो गया, विघटन हो गया। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे कि क्यों हुआ, और उसके परिणाम क्या निकले। परिणाम पता ही है, अमेरिकन क्या वर्चस्व क्रिएट हो गया, उसके बाद विश्व में एक महाशक्ति का दबदबा हो गया। कारण पता ही है, अमेरिका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने अपने पिछलग्गू देशों पर खर्चा किया, आए परमाणु हथियारों पर खर्चा किया। नेक्स्ट नंबर पे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी, और उसमें लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। नेक्स्ट नंबर पे पांचवा कारण क्या है, पांचवा कारण क्या है, राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से क्रिएट हुई, यानी देश प्रेम। और इसमें इसीलिए क्या यूएसएसआर छोटे छोटे 15 देशों में टूट गया। सबसे बड़ा जो देश था वो रशिया था। क्लियर है? हम समझेंगे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया का कह रहे बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ भाई, ये क्या बोलते हैं सिविल वॉर छिड़ गया। अरे समझ नहीं, यानी कि सिविल वॉर मतलब उसमें गृह युद्ध छिड़ गया। उसके बाद इन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर अपनी इकोनॉमी को क्या स्टेबल किया, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया रन करना। क्लियर है? कुछ देश किसमें शामिल हो गए, कुछ देश नाटो में शामिल हो गए, कुछ यूरोपीय यूनियन के मेंबर बन गए, समझ में नहीं। सेंट्रल एशिया के देश आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में बन गए, समझ में नहीं। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। अब इन देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं ये, ठीक है। तो अब समझते हैं बर्लिन की क्या, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया का सबसे विभाजन का प्रतीक थी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक क्या थी, तो बर्लिन की दीवार। कहाँ है बर्लिन की दीवार, तो इधर आप देख सकते हो बर्लिन की दीवार, थर्ड जो उसमें दिया है, ये देखो, अगर ये रेड है तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये बर्लिन की दीवार है। ऐसी दीवार 150 किलोमीटर लंबी खड़ी की गई थी। क्लियर है? आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है यह दीवार क्या, यह दीवार पश्चिमी बर्लिन की पूर्व बर्लिन से अलग करती थी। ये देखो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पश्चिमी बर्लिन है, अरस में, यानी ये अमेरिका के कंट्रोल में था, और उधर वाला हिस्सा जो दिख रहा है अरस में, ये जो हिस्सा है ये क्या है, पूर्वी बर्लिन है। ये किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर के कंट्रोल में था। क्लियर हो गया? ये किसके कंट्रोल में था, अमेरिका के कंट्रोल में था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे ये किसके कंट्रोल में था, ये यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के कंट्रोल में था, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है। अब रशिया, इसे यूनाइटेड स्टेट में समझ लेना, ठीक है, यूएसएसआर है ये, ओके। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं भाई, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि ये दीवार जो है 28 वर्षों तक खड़ी रही, और ये कितनी लंबी थी, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो बर्लिन की दीवार थी कितनी लंबी थी, वो करीबन करीबन 150 किलोमीटर लंबी थी। क्लियर? 28 वर्षों तक खड़ी रही। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 ईयर्स तक, यानी 1961 से लेकर 1989 तक 9 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है, और ये लो इसे अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं। क्लियर है? दोनों कह जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमे और समाप्ति की शुरुआत हुई थी। अब हम समझते हैं भाई कि ये दीवार में देखो, पहला जो पिक्चर देख रहे हो इसमें, पिक्चर जरूर देखते हैं, चलो। पिक्चर में देख रहे हो कि क्या लोग बर्लिन दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं, दिख रहा है? ये लो भाई, यहाँ पर देख लेते हैं, क्या ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ छोटा सा छेद कर रहे हैं। अरे समझ में नहीं, ये जो छेद है क्या, ये जो छेद दिख रहा है, समझ में नहीं, ये दीवार को तोड़ने का क्या है, प्रतीक है। समझ में नहीं, इस तरीके से लोग क्या लगे रहते थे दीवार तोड़ने में, एक ही दिन में नहीं कर दिया इन्होंने, धीरे धीरे इस तरीके से तोड़ते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये देखो दीवार के एक हिस्से को तोड़ दिया। समझ में नहीं, ये दिख रहा है, इस हिस्से को उन्होंने तोड़ के घेर दिया, और लोग अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। क्लियर? और थर्ड जो हिस्से में वो पुरानी दीवार बता रहा है कि कैसे ये 150 किलोमीटर, वो 150 किलोमीटर की जो वॉल थी वो खड़ी थी। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब इसी के साथ शुरू करते हैं सेकंड लेसन। अरे समझ नहीं, वो क्या है, और वो ये है कि सोवियत प्रणाली क्या थी।
देखो सोवियत प्रणाली ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे पहले एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। अरे ये देखो यूएसएसआर जो आपको दिख भी रहा होगा हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लिखना जरूर, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। रूस के अंदर क्रांति कब हुई? तो रूस में क्रांति 1917 में हुई। एक एक नंबर के क्वेश्चनों पे भी ध्यान दो, समझ में नहीं, क्योंकि 5 नंबर के आते हैं तो उसमें तो आप लिखते ही लिखते हो, एक एक नंबर में गलती हो जाती है ज्यादातर, और वो नंबर क्या कटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमेज आपकी बढ़िया बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। मैंने अभी बताया जब लोग बड़ी पैमाने पर क्या मेहनत कर रहे हो और क्या कुछ लोग बहुत अमीर बन जा रहे हो, कुछ लोग बहुत गरीब बन जा रहे हो, जिसका इम्पैक्ट, जैसे मैं यहाँ एक पिक्चर बना दे रहा हूँ, ये लोग गरीब है हर समय, यानी देखो गरीब कितने ज्यादा लोग हैं और अमीर ये लोग हैं, बात समझ में आई नहीं, ये क्या है आपके अमीर लोग हैं, समझ में नहीं, तो ये गरीब जो है वो ज्यादा होते हैं और अमीर बहुत कम होते हैं, समझ में, जिसकी वजह से असमानता बढ़ती जाती है और गरीब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अमीर बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने क्या हुआ था, ये एक विचारधारा दी थी। क्लियर है? कौन सी विचारधारा दी थी? मार्क्सवादी, यानी कि समाजवाद की विचारधारा दी थी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, समाजवादी मैंने बताया क्या है, इसके अंदर जो संसाधन होते हैं सभी में बराबर बांटे जाते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है उसे उतने संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है, भारत में ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो समाजवादी पार्टी के नाम पर बनी हुई है, आई नहीं, पर मैं नहीं मानता उनकी विचारधारा वो उसको अप्लाई भी करती है। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि ये समाजवाद के क्या थी, आदर्शों पर, किस पर, समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट किसको लेके चल लेते हैं, तो भाई यहीं पे मार्क कर लेते हैं, हम पहले ले लेते हैं, और वो क्या है, ये रहा। ठीक है, तो ये किस पे थी, तो ये भाई समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। क्लियर है? ये है मानव इतिहास में निजी संपत्ति, मैंने भी बताया इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के तहत चला जाता है। समझ में नहीं, भारत में इतना बड़े पैमाने पर समाजवाद नहीं है, आ रहा समझ नहीं है क्या, निजी संपत्ति को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। समय एक नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली में यही लिखोगे कि ये प्रणाली समाजवादी क्रांति थी जो पूंजीवाद के क्या है विरोध में आई थी। समझ नहीं, ये किस पर आदर्श पर निर्भर थी, आदर्श समाजवाद के आदर्श और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, निजी संपत्ति को क्या कर रही थी, समाप्त कर रही थी, और समानता के सिद्धांत को रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी, यानी कि हर जितने भी नागरिक हैं वो सभी कह रहे समान रहे। ऐसा करने से कह रहा सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य की पार्टी को महत्व दिया, यानी कि देखो राज्य में एक पार्टी थी आरएसएस में, और उस पार्टी को महत्व दिया गया कि वही पार्टी क्या ऐसे सारे काम करेगी, जो गलत था, क्योंकि जब एक ही पार्टी रहेगी तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में नहीं। इसीलिए सोवियत प्रणाली की जो धुरी, क्या धुरी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यूएसएसआर यानी कि रूस के समाजवादी जो क्या बोलते हैं सोवियत संघ था, अरे उसमें कौन सी पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ऐसी किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए विपक्ष में कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। योजनाबद्ध का मतलब होता है हर चीज प्लानिंग करना, प्लानिंग का मतलब सुने कहां पर कितना उत्पादन करना है, जैसे यहाँ पर मान के चलो 10,000 टन का गेहूं का उत्पादन होना है 5,000 जोड़ी कपड़ों के उत्पादन होते हैं, सब गवर्नमेंट उतना डिसाइड करके उतना ही उत्पादन करवाती थी, ज्यादा नहीं। समझ में नहीं, इसको बोलते हैं योजनाबद्ध, प्लानिंग करना, और सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था, राज्य सबको रोजगार दे रहा था, वहां बेरोजगारी नहीं थी। समझ में नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ऐसा मत सोचना हाँ भारत में कितनी बेरोजगारी है तो क्या करते हैं हम ये वाली व्यवस्था लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, समझ में नहीं, क्योंकि आपको सोचो रोजगार दिया जा रहा है, बदले में सिर्फ खाना ही मिलेगा आपको, समझ में, आप बेरोजगार रहोगे तो भी खाना ही मिलेगा, तो जो लाइफ में आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अरे समझ में नहीं आ रहा, तुम ही सोच के चलो, तुम चाहे डॉक्टर बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, फिर भी आपको एक रूम में ही रहना है, तो कौन ऐसी व्यवस्था को अपनाएगा, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है दूसरी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को लेकर कौन आए, तो इस अर्थव्यवस्था को लाने वाले ये महान व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, है स्टालिन। अरे समझ नहीं आया, इसको इनको क्या बोलते हैं, इग्नोर मत मारना, अरे समझ, बहुत लोग इंडिया में है जो स्टालिन को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अरे वो स्टालिन नहीं, ये व्लादिमीर स्टालिन, सॉरी स्टालिन कह रहा हूँ, वो व्लादिमीर लेनिन, सही में व्लादिमीर लेनिन, इस व्लादिमीर लेनिन के बाद स्टालिन आए थे, जोसेफ स्टालिन। क्लियर है? जोसेफ स्टालिन क्या है 1924 से लेकर 53 तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में क्या बोलते हैं, थोड़ा एम के स्टालिन के पास चला गया था, जो क्या बोलते हैं तमिलनाडु के क्या है सीएम है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर कह रहा है ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट थे। कैसे थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उस समय रूस में दो क्या थी विचारधाराएं थी, एक तो बोल्शेविक थे और एक मनसेविक थे। पहले क्या हुआ, जब जार निकोलस द्वितीय भाग गया था, समझ में, पर्शिया भाग गया था, समझ में, कहां पर, पर्शिया भाग गया था, तो क्या बोलते हैं जार निकोलस द्वितीय अर्ज में, तो मनसेविक जीते थे। तो मनसेविक ने डिसाइड किया हम वॉर लड़ेंगे। तब उसके बाद क्या है, बोल्शेविक जीते। बोल्शेविक कब जीते? तो भाई बेसिकली अक्टूबर में जीत गए थे ये लोग। कब? अक्टूबर। और ये जो जार निकोलस द्वितीय है वो कब भाग गया था? तो वो मार्च में भाग गया था। कब? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? कौन से मंथ में? मार्च में। मार्च से लेके अक्टूबर तक सोच के चलो कौन लोग रूल कर रहे थे, तो कौन रूल कर रहे थे भाई? हर समय वो मनसेविक कर रहे थे। ठीक है, अब आगे पढ़ोगे तो बड़ा मजेदार है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट बहुत है यार, इसमें टेंशन मतलब हर चीज को कहानी की तरह बताने वाले हैं। कह रहे रूसी क्रांति के क्या है, इन्हें नायक माना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, रूसी क्या बोलते हैं क्रांति के नायक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में, क्योंकि देखो इस समय क्या था कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन सबको क्रांति के द्वारा छीना जा रहा था, तो इसीलिए मुश्किल का दौर था। समझ में नहीं? सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे। देखो कार्ल मार्क्स के बाद अगर कोई किसी को पढ़ता है तो वो लेनिन को पढ़ता है, समझ में नहीं? और लेनिन के बाद अगर किसी को पढ़ा जाता है, समझ में नहीं, तो वो किसको पढ़ा जाता है? मोआ को। समझ में? क्योंकि मोआ चाइना में क्या लेकर आए थे? रेवोल्यूशन लाए थे। तो इन लोगों ने क्या थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया। जैसे स्टालिन, वो क्या नाम है, मार्क्स कहते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जब पूरी दुनिया में मजदूर है अर्ज में है तो फिर स्टेट राज्य की क्या जरूरत है? समझ में? तो वो यहाँ पर, और पर रूस ने तो राज्य निर्धारित कर दिया था, बाउंड्री अपनी, तो इसी वजह से क्या थोड़ा लेनिन कहते अलग थे। सिद्धांतकार थे, उसे अमली जामा पहनाने में महारत थी। पूरी दुनिया में साम्यवाद के क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। मैंने बताया ये पूरे भारत में भी इनकी विचारधारा के बहुत है। सीपीआईएम है कम्युनिस्ट, है ना? क्या? सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिन। अरे भारत में माओवादी भी है, उसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। क्लियर है? बैन कर रखा है। कोई माओवाइस्ट है यार तो उस पर यूपीआई लगाकर अंदर कर देंगे, है नहीं? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चलो मैं मैप के थ्रू बता देता हूं। यहाँ पर ये देखो, ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, अरे समझे, यहाँ पर क्या हुआ, ये रशिया है, ठीक है, ये हिस्सा क्या है? रूस का है। क्लियर है? और ये हिस्सा जो मैं यहाँ पर हाथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, मार्क नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ये जो हिस्सा रूस का है, रूस ने क्या किया, ये जर्मनी है, जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर पहले, सबसे पहले पोलैंड पे कब्जा किया 6 महीने में। फिर उसके बाद उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, समझ में नहीं है? फिर इटली तो साथ मिलकर लड़ रहा था, इसने क्या इन सभी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बात समझ में ही नहीं रही है? जब ये बढ़ता हुआ अब क्या पर आ गया, लेनिन ग्राड, यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग दिख रहा है ये वाला, सेंट पीटर्सबर्ग, ये देखो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये सेंट पीटर्सबर्ग पर उसने हमला किया। और दूसरे नंबर पे क्या, मॉस्को पर किया, ये रहा। समझ में? तीसरा जो हिस्सा था उसका उड़ीसा था। समझ में? इन 3 हिस्सों पर रूस ने, वो क्या नाम है, स्टार, वो क्या नाम है, हिटलर, हिटलर ने क्या है जब अटैक किया तो भाई ये हिस्सा उसके पूरे कंट्रोल में था। तो यहाँ पर क्या किया, यूएसएसआर ने सबको आजाद कराया। यूक्रेन तो उसका पार्टी था उस समय, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, तो है ना। नेक्स्ट में चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब में उसने क्या किया, जबरदस्ती साम्यवाद ला दिया कि भाई हमने आजाद कराया। वो शीत युद्ध तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, वरना बताता कि क्यों क्या समझौता तोड़ा अमेरिका ने, और जिसकी वजह से उसने जबरदस्ती इन सब में साम्यवाद ला दिया। जबरदस्ती क्या, सरकार सपोर्ट कर रही है, लूट लो, आरएसएस ने अमीर लोग होते तो गरीब तो बैठा ही है, इसीलिए सोच के चलो जो सुप्रीम है, गवर्नमेंट ही अगर कहे कि अमीरों को लूट लो तो गरीब आदमी बड़े तेजी से, क्योंकि पता है डर किस बात का है, सर, पुलिस का, सेना का, अरे इस सभी का तो डर है कि अगर हम कुछ भी उपद्रव करेंगे तो भाई हमें क्या, जेल जाना पड़ेगा। सोचो अब गवर्नमेंट ही कहे पास में, तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो जनता अमीर लोगों को लूट लेगी, अमीर ज्यादातर भाग गए। क्लियर हो गया? या उन्होंने अपने प्यार से संसाधन दे दिए। क्लियर हो गया? तो ये हिस्सा पूरा नियंत्रण में आ गया था, बर्लिन से लेकर जो ये हिस्सा है, बर्लिन, बर्लिन हो गया, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, अरे में ये पूरा हिस्सा ले लो, पूर्वी जर्मनी कहते हैं इसको। क्लियर है? समझ में नहीं? बुल्गारिया हो गया, अरे ये हिस्सा, ठीक है। ये ग्रीस और क्या है, टर्की को भी लेने वाले थे, पर टूमैन सिद्धांत लेकर आए, इसीलिए कि भाई इनको हिस्से पे क्या है, वो यूएसएसआर का नियंत्रण ना हो सके, इसीलिए जनता को क्या बेसिक रोजगार वगैरह खाना दो। क्लियर हो गया? तो दूसरी क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, 1 नंबर का, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो दूसरी दुनिया क्या थी,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने इन फासीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया, जो मैंने बताया, जो जर्मनी और इटली के नियंत्रण से उन्हें आजाद कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और क्या है सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की किसकी सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। क्लियर हो गया। इसी को क्या है हम समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा जाता है। क्लियर। इसका नेता कौन था? तो इसका नेता सोवियत क्या है गणराज्य यानी यूएसएसआर था। क्लियर है। अब देखते हैं भाई कि दो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। कौन? दूसरी महाशक्ति। किसके बाद? अमेरिका के बाद। क्यों? क्योंकि देखो अमेरिका ने परमाणु बम फोड़ा। सही में यहाँ पर हम क्या है थोड़ा मार्क कर लेते हैं, अंडरलाइन ले लेते हैं। क्लियर है। देखो भाई नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन? सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। किसके रूप में उभरा? महाशक्ति के रूप में। जो अमेरिका को छोड़ दे, किसको? अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। किसको छोड़ दो? सिर्फ अमेरिका को छोड़ दो तो पूरे विश्व में क्या है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी। सोवियत संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। ये बात अलग है कि अमेरिका की उतनी नहीं थी समझ, पर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बढ़िया थी। इसके पास विशाल ऊर्जा क्या है संसाधन थे, अभी भी है। जैसे देखो रूस के पास तेल बेच रहा है, भारत सबसे बड़ा तेल का क्या है खरीदार बन चुका है रूस का। ठीक है। इसके पास क्या था? तेल था, लोहा था, इस्पात था और मशीनरी क्या थी? उत्पाद शामिल थे। क्लियर हो गया। क्या? मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी क्या आवागमन की सुव्यवस्था और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू अर्जमिनियर उद्योग कैसा? घरेलू उद्योग भी काफी क्या बोलते हैं बढ़िया स्थिति में था। कौन सा उद्योग? उपभोक्ता उद्योग, जहां क्या लोगों की बेसिक जरूरत की चीजें जो बनाता हूँ। ठीक है। बहुत उन्नत था। वहां पिन से लेकर कार तक बनती थी, ध्यान रखना। पर वो अमेरिका के मुताबिक उतनी बेहतर नहीं थी, पर देखा जाए उसने अपनी जनता को एक बेसिक हर यानी कि मतलब मतलब हर वो चीज उपलब्ध करा रखी थी जो लोगों के लिए जरूरी हो। सिर्फ कार से लेकर सभी चीजें उत्पादन वहां होता था। सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग ने वस्तुएं गुणवत्ता पूर्वक के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। मैंने बताया उनकी जो क्वालिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज की जैसी नहीं थी। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए क्या न्यूनतम जीवन की क्या स्तर सुनिश्चित किया था। मैंने बताया था यानी न्यूनतम स्तर, जिसको जितनी जरूरत है उसे उतना जरूर मिले, उससे ज्यादा ना मिले। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें जैसे कि वहां पर देखो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं थी फ्री में, हर समय सभी बच्चों को शिक्षा थी, हर समय सब बच्चों की देखभाल की जा रही थी, लोक कल्याण किया जा रहा था। समझ नहीं है। अन्य रियायती चीजों पर दरों पर मुहैया थी। ठीक है। बेरोजगारी वहां नहीं थी क्योंकि हर किसी को रोजगार मिला हुआ था। रोजगार का मतलब समझ में आया? वहां पर जैसे मैं बता रहा हूँ अपने एक एग्जाम्पल अपना गांव ले लो, और गांव पे जितने बाहर जितनी भी खेती है वो सबकी खेती है। वहां सबको जाकर खुरपी लेके क्या है हरस इंजीनियर है वहां पर बुआई कटाई हरस इंजीनियर ये सब करना था, और जितना उत्पादन आएगा उसको उतना जरूरत के हिसाब मिलेगा, बाकी राज्य के पास चला जाएगा। कह रहा मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब होता है कंट्रोल किसका है, मिल्कियत पर यानी कंट्रोल पूरा राज्य का था। किसका? राज्य का। स्वामित्व था भूमि और अन्य उत्पादक संसाधनों पर, हर समझे स्वामित्व होने का हर नियंत्रण भी राज्य का था। यानी समझे पूरी जमीन पर, मैंने बताया जमीन राज्य की थी, हर समय जितनी भी वस्तुएं उत्पादन हो रही थी हर समय वो सारी संपदा जो थी वो किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी, और राज्य ही उसका मालिक था। तो भाई समझते हैं कि बहरहाल सोवियत प्रणाली पर क्या है वहां कमी क्या आती गई? कमी ये आती गई एक ही पार्टी का शासन था, और जिसकी वजह से ऊपर से लेके नीचे तक हर समय नौकरशाही का शिकंजा खसता चला गया। क्योंकि अब हम भारत के अंदर देख लो ब्यूरोक्रेसी कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरोक्रेसी के बिना देश चल भी नहीं सकता, और ब्यूरोक्रेसी की समस्या भी है। कैसे? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं फिर उसके बाद क्या है वो अक्सर देखना भ्रष्टाचार में उन्हीं के नाम आते हैं। समझे? वो ही लंबे लंबे घोटाले कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि एक बार जब आपको उस कुर्सी मिल जाए और जाने का खतरा ना हो, मेरा कहने का मतलब सोचो आपकी कुर्सी जाने का खतरा हो, भ्रष्टाचार कौन करेगा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्राइवेटाइजेशन है अमेरिका वगैरह जैसे देशों के अंदर क्यों नहीं ज्यादा ऐसी चीजें होती है। ठीक है। यानी ये प्रणाली सत्तावादी होती है चलेगी, मतलब उसमें भाई एक ही पार्टी का वहां पर क्या है शिकंजा था आए, इसलिए सत्तावादी मतलब उसमें सुख भोगना सत्ता का। में नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया, क्योंकि जितनी नौकरशाही भ्रष्टाचार करेगी, लोगों को बेसिक जरूरतों में मिलने में कठिनाइयां होगी, तो जीवन उनका क्या होगा? कठिन होगा। लोकतंत्र वहां पर नहीं था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोग बोल नहीं सकते थे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते,
लोग अपनी क्या असहमति किसमें व्यक्त करते थे, चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश अर्थ में संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, जितनी भी मैंने बताया जो सिस्टम होता है अर्थ में कि जो वहां का क्या बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार की जरूरत थी। सोवियत दल क्या संघ में एक पार्टी का यानी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, दबदबा था। अन्य सभी दलों पर क्या था, प्रतिबंध था, कोई भी दूसरी पार्टी वहां नहीं बना सकता था। गहरा अंकुश था। ये दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था, क्योंकि ये जनता को जवाब भी नहीं दे रहा था। अब सोचो भारत में डेमोक्रेसी है तो हर तो क्या बोलते हैं सरकार को 5 साल बाद जवाब देना पड़ता है, वैसे तो हर साल देना पड़ता है पर आजकल मतलब जो पॉलिटिशियन है आए नहीं वो 5 साल बाद जवाब तो देते ही देते हैं। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों के कह रहे साथ संभाल रखने अपने आप में 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर कह रहे सोवियत संघ बनाया। चलो मैं 15 गणराज्य गिनवा देता हूँ आपको, ठीक है, मैप के थ्रू गिनवाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा कि ठीक है ये देखो ये मैप है, समझ में नहीं, ये क्या है मैप है। अब ये देखो ये रशिया है, ये देखो यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये रूस है, एक ये हो गया, एक के बाद 3 ये एस्टोनिया लताविया लिथुआनिया है ना, ये 3 हिस्से। अर्ज में नहीं बेलारूस यूक्रेन, ठीक है, 3 ये 4 5 रशिया 6, 6 के बाद देखो ककाकस, ककाकस में 3 है, जॉर्जिया, ये देखो यहाँ जॉर्जिया अर्मेनिया अजरबैजान। अर्ज में 5 3 8, 8 के बाद 5 ये हो गए, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेकिस्तान किर्गिस्तान आर्मेनिया है। ये जो हिस्से दिख रहे हैं आपको ये क्या है, आपके टोटल यूएसएसआर के पार्ट है। समझ में हो गया या नहीं हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलो गिन लेना, 5 एक ये और 5 ये कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, ये हो गए भाई 12। समझ में, ये 3 हिस्से ये हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे कुछ और रह रहा है क्या, हाँ 12 के बाद 3 ये 12 3 15 हो गए भाई। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है 15 गणराज्यों के मिलकर यूएसएसआर बन रहा था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ के नक्शे से रूस अर्जमेनिया संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। अर्ज मैंने 15 गणराज्य गिनवाए उसमें एक क्या था, रूस था, क्लियर है। लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले पर प्रभुत्व था, यानी कि रूस सबसे बड़ा था और उसकी भूमिका भी मेन थी, इसीलिए क्या उसका प्रभुत्व हर मामले पर था। अन्य क्षेत्र की जनता अक्सर क्या उपेक्षित और दमित महसूस करती थी कि उनकी क्या इच्छाएं एक तो मानी नहीं जा रही हैं और उनका दमन किया जा रहा है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट भाई देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हथियारों की होड़, मैंने बताया सोवियत संघ ने क्या किया, हथियारों की होड़ की, किसकी, हथियारों की होड़ आए बड़े पैमाने पर अपने पिछले देशों पर खर्चा किया और इसमें अमेरिका को मात देता रहा। समझ नहीं, यूं अंदाजा लगा लो 1980 के अंदर 1980 के अंदर क्या करीबन करीबन कितना, करीबन करीबन भरोसा नहीं करोगे तो इसने 3500 परमाणु हथियार बना लिए थे, जबकि अमेरिका के पास 30,000 ही परमाणु हथियार थे। आर समझ में, ठीक है, तरह बराबर की टक्कर दी लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत के किस मामले में पिछड़ गया था, तो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ गया था और बुनियादी ढांचा। आर समझ में, बुनियादी ढांचा किसी भी देश के लिए जरूरी होता है, समझ में आया नहीं। जैसे किस चीज को ले लो, जैसे ऊर्जा, ऊर्जा बस में सभी के पास लाइट वगैरह जो आ रही हो, आ रहा है इंडस्ट्री को, और परिवहन मतलब सड़क हो गया, आ रहा है रेल हो गई, नेक्स्ट नंबर पोर्ट हो गया, एरोप्लेन हो एयरपोर्ट हो गया, ये चीजें पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, मतलब उसमें जो लोगों को क्या आजादी चाहिए थी बोलने की उनको वो पूरा नहीं कर पाया। अर्थ में नहीं, आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया जो उनकी बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा। अर्थ में नहीं, सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, करीबन करीबन अपने 90,000 सैनिकों को उसने अफगानिस्तान में भेज दिया। कब, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया अफगानिस्तान में, तो 1979 में। कब अपनी सेना वापस निकाल ली, तो 1989 के अंदर। कितने वर्ष टोटल, तो 10 वर्ष तक। सोवियत संघ की व्यवस्था कमजोर हुई, हालांकि सोवियत संघ के लोगों का परिश्रम लगातार बढ़ रहा था, लोग बहुत मेहनत कर रहे थे उत्पादन में हर समय, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो क्या था, पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे छूट गया था। इसलिए उपभोक्ता जो वस्तुओं की कमी हो गई, मैंने बताया खाने पीने की वहां पर क्या चीजों की कमी होगी, उसका लोगों इसीलिए वहां से क्या करना पड़ता था, दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था, समझा नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज से। 1970 की कह रहे दशक में अंतिम वर्ष में ये व्यवस्था लड़खड़ा गई और यूं समझ लो ठहर सी गई, क्लियर हो गया। गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, इसे पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से क्या आपको हर चीज हर पॉइंट बढ़िया से बढ़िया समझ में आता रहे, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो हमें, आज में हम आपको नोट्स भी देंगे पूरे पूरे। तो इसी के साथ बाय अभी बाय।